नाज़रीन, अगले चंद घंटे या अगले 24 घंटे जो है वो दुनिया के लिए बहुत ही हसास तरीन घंटे होने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया को एक मैडमैन का सामना है। और ये मैडमैन एक हारा हुआ, जिसकी ईगो हर्ट हो चुकी है, जो कि इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसके ऊपर उसके अपने मुल्क के अंदर सवाल जब वो उठ रहे हैं। और वो शख्स जब उस वक्त गालियां देने पर भी उतर आया है। और इस शख्स के पीछे जो है वो दुनिया का सबसे सफाक तरीन शख्स खड़ा हुआ है, दुनिया का सबसे मकार तरीन शख्स खड़ा हुआ है, जो इसकी डोरें हिला रहा है। तो दुनिया को यानी दो ऐसी शख्सियात का सामना है जो इस दुनिया को ऑलरेडी तबाही की तरफ धकेल चुके हैं, लेकिन इर्रिवर्सिबल तबाही की तरफ जब वो धकेल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू की। ट्रंप जिसने ये जंग शुरू की और ये भी दरमियान में बयान देता रहा कि मैं फॉर फन जो है वो वहां पर मजीद हमले कर सकता हूं। और इसने जब जंग शुरू होने वाली थी तो इसने कहा यह बड़ी आसान सी जंग होगी। 38 दिन हो चुके हैं और अब इस सूरत हाल यह है कि जो इसकी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही हैं, शायद आप तक पहुंच भी गई हों, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो स्टेटमेंट्स आई ये डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि अगले चंद घंटों में कुछ भी जो है वो हो सकता है। और जो जिस लेवल के ऊपर इसकी जहनी हालत चली गई है उसके ऊपर अब दुनिया में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। ऑलरेडी जो 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था उसके बाद से ज़ाहिर है दुनिया में तशवीश बढ़ गई थी कि अब ये क्या करने जा रहा है। लेकिन जो ताज़ा तरीन उसने स्टेटमेंट जारी की है, एक के बाद दीगरे उसने दो स्टेटमेंट जारी की हैं ट्रुथ सोशल के ऊपर। एक तो इसने कहा है कि जो मंगल का रोज है ये पावर प्लांट डे होगा और ब्रिज डे होगा ईरान में, यानी हम पावर प्लांट्स को भी तबाह कर देंगे, हम जो ब्रिजेस हैं उनको भी तबाह कर देंगे, और मंगल के रोज मुकम्मल तौर पर ईरान को हम तबाह बर्बाद कर देंगे। हर एक चीज हम जब वो खत्म कर देंगे ईरान के अंदर। फिर इसने कहा कि आबनाए हुर्मस खोलो वगरना तुम्हारे ऊपर हेल खोल देंगे। और इसमें उसने बाकायदा जब फोश जुबान भी इस्तेमाल की, जो इसके अल्फाज थे ओपन द फकिंग स्ट्रेट, ये इसके अल्फाज हैं। तो फिर यानी कि फोश जुबान, गालियां, और ये बाकायदा एक जंगी जुर्म की जुबान है। अच्छा, कोई अमेरिका की तारीख में खास तौर पे जब से ये ऑर्डर जो अमेरिका ही ने बनाया है, ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसका जो चार्टर है, ये जो सो कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है, ये जो इंटरनेशनल लॉ है, ये सब अमेरिका ने लिखा हुआ है। बाकी सारे बाकियों की उसमें सपोर्ट, लेकिन ये अमेरिका इसका लीडर है, ये लिखने वाला है। किसी अमेरिकी सदर ने कभी इस तरह की जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल नहीं की। तो तशवीश अमेरिका में भी है, बाकी दुनिया में भी है कि एक शख्स की जहनी हालत जो किस सतह के ऊपर जा चुकी है, और एक बिल्कुल हारा हुआ शख्स, यानी ये दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री है जो अब ये करेगी, इससे उनको फतह हासिल होगी। यानी वो बैन गवर तो पीछे रह गया ना, इस तरह की बातों के बाद बैन गवर तो पीछे रह गया। ये तो वही लैंग्वेज है ना, वो भी यही कहते हैं गजा में पानी नहीं जाने देंगे, गजा का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे लेबनान में, ये तो वही बात होगी। अच्छा, फिर इस ट्वीट के अंदर इसने ये लफ्ज भी शामिल किया है, प्रेज टू बी गॉड। कल जो इसने 48 और वाली धमकी लगाई थी उसमें इसने लफ्ज इस्तेमाल किया है ग्लोरी टू गॉड। पहली बार इस तरह का जुमला इसने शामिल किया। और अभी इसने शामिल किया है प्रेज टू गॉड। जो हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि इसमें मजबूत रिलीजियस एंगल है। जो पॉला वाइट है जो वहां पर काला जादू करती है, आपको तस्वीर भी आपने देखी होगी कि वो सारे ओवल ऑफिस के अंदर जब वो इसके ऊपर हाथ रख के वो जादू कर रहे हैं, वो रोज होता है वहां पे। और फिर जिस तरह से पीट हैसन कह रहा है कि ये एक रिलीजियस वॉर है, ठीक है। तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये आप यूं ही समझिए कि जैसे आप यानी मुस्लिम्स हैं तो वो तकबीर बुलंद करते हैं, तो ये वही है, ठीक है ना। ये यानी ये अमेरिकी सदर जो है वो उसी एंगल के साथ ये मामला कर रहा है। तो इसमें यानी वो मजहब का एंगल जो है वो इसमें। और पॉला वाइट ने अभी 2 दिन पहले जब वो ट्रंप को एक गॉड लाइक कैरेक्टर भी करार दिया है, और ये ट्रंप साथ खड़ा हुआ था और इसने ऑलमोस्ट उसी तरह का जेस्चर दिया कि जैसे ये उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, तो अब एक तो इसकी ये स्टेटमेंट आ गई। दूसरा जो इसने कहा कि ये पहली बात हो गई। दूसरा, विद इन मिनट्स इसने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं और हो सकता है कि हम अगले घंटों में या कल तक जब मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो जाएं, अगर नहीं होते वी विल ब्लो एवरीथिंग अप, हम सब चीजें जब उड़ा देंगे। और इसने फिर कहा कि जो ईरान में इस साल मुजाहरे हुए थे उसमें हमने प्रोटेस्टर्स को वेपन भेजे थे थ्रू कुर्द्स। अब जरा ये भी गौर कर ले। और हमारे जो लिबरल्स हैं जो उस वक्त कह रहे थे ईरानियंस निकल आए हैं, बड़ी जालिम गवर्नमेंट है और ये देखो आजादी का वक्त आ गया। आप जरा अंदाजा करें, हमारी जो लिबरल और ये दानिश्वर क्लास है सो कॉल्ड, इनसे
इनसे बड़ा कोई जहनी तौर पर दिवालियापन नहीं देखा। इनको जरा पता नहीं है कि आलमी सियासत की पेचीदगी क्या है, अमेरिका इजराइल की मकारियां क्या हैं। ये बस उसी में रटे रटाए चीजों में लगे हुए। आजादी हो रही है, वहां पर हो रही है, पर लीबिया में हुई, अफगानिस्तान में हुई, अब ईरान में हो रही। तो अब ये सुन लें, ट्रंप अपनी जुबान से इस बात का एतराफ कर रहा है कि इस साल जो मुजाहरे हुए थे उसमें हमने वेपन दिए और थ्रू कुर्द्स दिए। और फिर इसने कहा कि कुर्दों के पास ये वेपन अभी भी हैं, बहुत सारे उन्होंने आगे दे दिए, बहुत सारे उनके पास है। यानी वो एक फिर धमकी लगा रहा है कुर्दों के जरिए हमला करवाने के लिए। दैट मीन्स कि टर्की को इसमें डिस्टेबलाइज करना। और अगर ईरान ने हमारे साथ डील ना की तो हम ईरान का ऑयल कब्जे में ले लेंगे। और देयर इज अ गुड चांस कि हम कल तक मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो जाएं, मंडे तक हमारे मुज़ाकरात जब वो कामयाब हो जाएं। आई एम कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ ब्लोइंग एवरीथिंग एंड सीजिंग द ऑयल। अगर ये अगले चंद घंटों में और पूरे मंडे के रोज तक नहीं होता तो फिर आई विल ब्लो अप एवरीथिंग और इनका ऑयल जब वो कब्जे में ले लूंगा। तो ये दो बातें। अच्छा, अब ये वो शख्स कह रहा है जो अपनी फतह क्लेम कर चुका है कई मरतबा। ये वो शख्स कह रहा है जो इसने कई बार ये क्लेम किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की हमें जरूरत नहीं है। और फिर इसने ये भी कहा कि जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ऑयल लेना है वो जाकर ले ले, और हार्ड पार्ट गॉन, हमने ईरान को तबाह कर दिया, कमजोर कर दिया, और कोई मसला नहीं है, वहां से जाकर ऑयल ले लो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हमारी जरूरत ही नहीं है। और फिर इसने ये कहा कि मुझे डील की भी जरूरत नहीं है, यहां से जब मैंने निकलना होगा मैं यहां से जब निकल जाऊंगा। और फिर इसने कितनी ही बार यह दावा किया है कि ईरान को शिकस्त हो चुकी है। तो अब ये वो शख्स कह रहा है कि जिसने ऑलरेडी, मतलब अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान में छोड़ा क्या है, ये जो एवरीथिंग ब्लो अप करेंगे। इतने हजार कोई 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की है, और 1 लाख से ज्यादा सिविलियन जो टारगेट्स हैं वो इन्होंने उनके ऊपर बमबारी की है। तो पीछे बचा क्या है ईरान में? अच्छा, तो ये सारे क्लेम्स करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जरूरत नहीं है, मुझे डील की भी जरूरत नहीं है, अब कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोलो, वगरना ये कर दूंगा, वगरना वो कर दूंगा। हमने आपको बताया था कि अमेरिका इस जंग से नहीं निकल सकता। ट्रंप अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है और फाइनेंशियल मार्केट्स को, एनर्जी मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुलता अमेरिका इस जंग से नहीं निकल सकता, और या ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं तय पा जाता कि, और उसमें ज़ाहिर है वो मुआहिदा तभी होगा जब ईरान की डिमांड्स मानी जाएंगी। इसके बगैर अमेरिका यहां से नहीं निकल सकता। और ये जो आज उसने बातें की हैं ये उसके फ्रस्ट्रेशन का सबूत है कि उसको ईरान ने जकड़ लिया, उसको ईरान ने दबोच लिया है कि वो यहां से निकल नहीं पा रहा। ईरान की यानी इनका ये तरीका वारदात है ना, तबाही मचा दो, फिर क्योस फैला दो और बस वहां से निकल जाओ। नहीं, ईरान का इस दफा ऐसा नहीं होगा। इस दफा हम ये सारा तमाशा खत्म करेंगे, ये साइकिल ही पूरा खत्म करेंगे। अब की बार इसको हम आखिरी जंग बनाकर छोड़ेंगे। निकलना है तो हम भी तो ये कहने निकलो, लेकिन ये गारंटी होगी कि दोबारा हमारे पर हमला नहीं होगा, और जो इतना हमारा नुकसान किया है वो रेपरेशंस हमें देकर जाओ। ये कोई तमाशा है कि हमारे इतने अजीम लोगों को शहीद कर दिया और इतनी हमारी तबाही कर दी, और अब निकल जाओगे? भाई जवाब दो ना, इतनी तबाही मचाई है, उसके रेपरेशन जब दिए जाएं। तो 2-3 बातें, यानी कि एक, अगले चंद घंटे और 24 घंटे उसके बाद क्या होगा, जो कि पहले ही एक अल्टीमेटम था, लेकिन सो कॉल्ड अल्टीमेटम, और अब ये वाली बातें। और दूसरी बात कि जहनी हालत क्या पहुंच चुकी है। इस तरह का शख्स है वो कुछ भी कर सकता है, और जब आपके हाथ में ताकत हो तो फिर वो और चीजें ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक आम शख्स है या जिसके पास थोड़ी ताकत है, कोई कमजोर मुल्क का सरबराह है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत है उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए तो ये सबसे बड़ा मसला है। अब अमेरिकन भी ये सारा देख रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, कांग्रेस भी देख रही होगी, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही होगी। तो अब इसने ये कहा ना कि पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को तबाह करेगा, तो फिर गल्फ को सोचना चाहिए ना कि ये उनका मसीहा है अमन का, और एक खुली जंगी जुर्म वाली जुबान, और इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा ईरान की जानब से, इसका रिस्पॉन्स कहां पर आएगा और कैसा रिस्पॉन्स आएगा ईरान की जानब से। तो अगले चंद घंटों में गल्फ के लिए भी जरूरी है कि अगर ये ट्रंप ये सारा कुछ करने जा रहा है तो उससे पहले वो अपने आप को अनाउंस करें और कहें कि हमारा कोई लेना देना नहीं अमेरिका से और इस जंग से, और कोई अमेरिकी फौजी उनकी टेरिटरी पर ना हो। ये उनके लिए भी बेहतर है। जैसे कि मैंने आपको आईएईए चीफ की जो स्टेटमेंट है साहब का, आईएईए चीफ की, उसने गल्फ को कहा कि होश के नाखून लो और अपनी आंखें खोलो, और इस मैडमैन से अपने आप को भी बचाओ और दुनिया को भी बचाओ। तो ये इस चीज की जरूरत है, और जरूरत इस अमर की है कि कांग्रेस भी आगे बढ़े, जो कि ज़ाहिर है कांग्रेस क्या है, मतलब कांग्रेस ने कौन सी जंग वैसे दुनिया में रुकवाई है। तो ये हर लिहाज से। अच्छा, दूसरा मसला यह है कि मंडे को मार्केट्स खुलेंगी तो ऑयल आप देखेंगे वो पता नहीं किधर जाएगा।
अच्छा, ये इसलिए अब इसको थोड़ा ठंडा करने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि जो ही मार्केट्स खुलनी है, स्टॉक मार्केट्स में से लोग सरमाया निकालेंगे, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सो बहुत फटा हो जाएगा। तो अब ये इसको कूल डाउन करने की भी थोड़ी सी कोशिश है वो अगले घंटों में कर सकता है। लेकिन बात यह है कि अब इसने चौथी पांचवी मर्तबा ये डेडलाइन दी है सो कॉल्ड, अब इसको ये क्या एक्सटेंड करेगा। सो जो होना है अगले 24-48 घंटों में होना है, और ये कर क्या सकता है सिवाय ब्रिजेस को तबाह करने के। ये देखें, दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड पावर, ये उसकी शिकस्त का सबूत है। अब उसकी सारी जंग ब्रिजेस पर आ गई है। वो गजा में भी तो इजराइल यही कर रहा है, लेबनान में तो यही कर रहा है। अब अमेरिका भी यही करेगा, ब्रिजेस को तबाह करेगा, और तो उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, उससे ईरान की मिसाइल पावर और ड्रोन पावर खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मीनवाइल एक और डिबेट भी जारी है कि ये जो पायलट्स को ये लेने आए थे, तो उसमें इनको बहुत सारे हथियार गिरे हैं, तो वो लोग किधर गए जो उन हथियारों के अंदर थे। C-130 गिरे हैं, जिसका मकसद, जिसमें तो बहुत सारे ट्रूप्स होते हैं, तो उसके इन तमाम जहाजों के पायलट्स किधर गए, उसके अंदर जो बाकी फौजी होंगे वो किधर गए, ये एक अजब सवाल, क्योंकि ईरान ने सारे ऑपरेशन को नाकाम करार दिया हुआ है, जो कि है, देखें, वो सारे लोग वापस चले भी गए हों तो भी एक नाकाम ऑपरेशन है। पहले एक पायलट का गिरना, फिर उसको लेने के लिए जो जहाज है, इतने जहाजों का गिर जाना, ये हर लिहाज से एक नाकाम ऑपरेशन है। तो लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है, क्योंकि ईरान खामोश है, ईरान नहीं बता रहा कि एक्चुअली वहां पर जो वो उन्होंने मलबा तो दिखा दिया ना कि ये जहाज गिरे हुए हैं, तो ईरान नहीं बता रहा कि हमारे पास कोई है या नहीं है। तो ये जो इतने जहाज गिरे हैं, इनके पायलट्स किधर गए, और इन जहाजों में जो मजीद फौज बैठी हुई थी वो किधर गई, क्योंकि ये सारे जहाज तो क्रैश हुए हैं, गिरे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जो इस वक्त उठ रहा है। अगर ये पता चल गया कि भाई वो कोई और फौजी जो है वो ईरान के पास आ गए हैं, तो फिर क्या 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 बनेगा। तो ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन जो है वो इस सुपर पावर के लिए। दूसरा, ईरान ने ये अनाउंस किया है कि एक इशारा हम देंगे और बाबुल मंदब जब वो बंद होगा। उन्होंने कहा कि हमारा एक ज्वाइंट कमांड सेंटर है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी देख रहा है और बाबुल मंदब को भी देख रहा है। तो दुनिया का ये दूसरा रास्ता बंद करने के लिए तेल का हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक इशारा होगा और ये बाबुल मंदब बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा यह है कि ईरान ने ऑलरेडी जो है, चूंकि उनके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, देखें ईरान में बचा क्या है, हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज, मेडिकल सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स, लैब्स, ये सारे तो निशाना बन रहे हैं। तो ईरान ने आज अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया है यूएई में, बहरीन में और कुवैत के अंदर, जो अमेरिका की बहुत टॉप ऑफ द फैसिलिटीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको आज ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया। तो अगर ट्रंप ये वाला करता है तो फिर जो ये धमकी दे रहा है, फिर ईरान का जवाब भी किसी और नौयत का होगा। उन्होंने ऑलरेडी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। 5 मेजर मिलिट्री और इकोनॉमिक टारगेट्स हैं जो ईरान की जानिब से निशाना बनाए गए हैं। पहला जनाब अली, ये हाइफा के अंदर है, मेजर सिक्योरिटी फैसिलिटी है हाइफा के अंदर, उसको निशाना बनाया गया है। ये फ्यूल रिफाइनरी की जो सप्लाई है, यहां पर जो बड़ी रिफाइनरी है उसको हिट किया गया है। दूसरा जो बड़ा टारगेट उन्होंने किया है, अमेरिका की गैस फैसिलिटी जिसको एक्सो मोबिल जो है वो ऑपरेट करती है और शेवरॉन ऑपरेट करती है यूएई के अंदर, उस गैस फैसिलिटी को ईरान की जानिब, ये बहुत मेजर लेवल के ऑपरेशन है जो ईरान की जानिब से इस वक्त सर अंजाम दे दिए गए। तो ये एक वार्निंग है ट्रंप को कि अगर वो धमकी दे रहा है उसको अगर वो प्रोसीड करता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। जो ईरान पर ऑलरेडी हमले हो रहे हैं उसका जवाब ईरान ने मजीद देना शुरू कर दिया। गैस फैसिलिटी यूएई में वो हिट हुई है। अमेरिका की पेट्रोकेमिकल प्लांट जो कि फ्यूल प्रोड्यूस करता है अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और इजरायली मिलिट्री प्रोडक्ट्स जहां पर बन रही हैं यूएई के अंदर ही, इसको भी हिट किया गया है और यहां पर बहुत ज्यादा फायर देखी गई, बहुत ज्यादा आग इस जगह पर लगी। फोर्थ, इसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिकी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी बहरीन के अंदर एक्सटेंसिव फायर वहां पर देखी गई, डिस्ट्रक्शन हुई, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेट्रोलियम यहां पर वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो ईरान में पेट्रोकेमिकल हिट हो रहा है, सो ईरान जवाब में इजराइल और गल्फ में पेट्रोकेमिकल को जो है हिट कर रहा है। पांचवां जो बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया है, अमेरिकी पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी कुवैत के अंदर, यूएई, बहरीन और कुवैत तीनों जगहों पर, और हाइफा और साउथ में उन्होंने ऑलरेडी निशाना बनाया, कॉजिंग मैसिव फायर, फुल शटडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिंग विद यूएस फोर्सेस। और उन्होंने कहा कि हमने कुवैत के इस कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर दिया है, यह मुकम्मल शटडाउन हो चुका है। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो अमेरिका की फोर्सेस के साथ ताउन कर रहा था, इसको हमने मुकम्मल तौर पर शटडाउन कर दिया।
तो ये गल्फ मालिक के लिए भी बड़ा हसास लम्हा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है कि वहां पर कोई इंस्टेबिलिटी आए। किसी मुल्क की इंस्टेबिलिटी का कोई यहां पर ख्वाहिशमंद नहीं है। गल्फ अपनी स्टेबिलिटी के साथ अपने मामलात, अपनी पॉलिसी लेकर चलें। सब उनके लिए अमन के ख्वाहिश रखते हैं, सब उनकी स्टेबिलिटी की ख्वाहिश रखते हैं। जो भी उनकी पॉलिसी है वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन देखें, एक बात समझने की है कि आप अपनी टेरिटरी किसी को देकर और वहां से हमले लॉन्च हो रहे हैं, आप उसमें ड्रैग होंगे ही होंगे। जैसे मैं पहले भी मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि अमेरिका अगर रशिया के ऊपर अटैक कर दे तो रशिया का जवाब सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं होगा, वो यूरोप के अंदर बेसिस के ऊपर होगा। तो अब यूरोपियंस कह रहे हैं शुरू कर दें भाई हमला अमेरिका ने किया है तो हम जवाब हमारे ऊपर क्यों? ये नॉनसेंस बात है, ये अनरियलिस्टिक बात है। क्योंकि यूरोप आज अगर बेसिस देकर बैठा हुआ है तो वहां पर क्या युगांडा के खिलाफ बेसिस देकर बैठा हुआ है यूरोप अमेरिका को? रशिया के खिलाफ देकर बैठा हुआ ना। तो रशिया के साथ जंग होगी तो रशिया जवाब वहीं देगा, समझ रहे हैं? चाइना के साथ जंग होगी तो चाइना जवाब जापान में देगा, फिलिपाइन में देगा, रीजन की बाकी बेसिस पर देगा। ये एक सीधी सी लॉजिक है। तो इसलिए जरूरत इस अमर की है कि ये सारे बड़े अच्छे मुल्क हैं, इनकी अपनी पॉलिसीज हैं, ये जो भी जिस तरह अपने मुल्कों को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि आपकी वजह से एक और ओआईसी मुल्क तबाह हो रहा है। तो जैसे शाम तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, उनके पास रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत नहीं थी, ईरान के पास है तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो इससे भी आगे बढ़कर करेगा। तो जरूरत इस अमर, इराक को दे दिया ना रास्ता, ईरान ने, इराक गुजर रहा है ना। तो बात यह है कि हालांकि इराक की तो एयर स्पेस मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इराक के पास यह सलाहियत नहीं है, क्योंकि इराक खुद एक डिस्टेबलाइज कंट्री है और वो स्टेटमेंट्स भी जारी कर चुके हैं, इस जंग को इलीगल वॉर भी करार दे चुके हैं, जबरदस्ती उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है वाला कहानी। तो आप भी खड़े हो जाए, स्टेटमेंट जारी करें, कंडेम करें इस जंग को। तो यूई की बंदरगाह के ऊपर एक और जो शिप है उसको निशाना बनाया गया है। ईरान ने कहा है कि अगर सिविलियंस को निशाना बनाया गया तो मजीद फोर्सफुल रिस्पॉन्स जब हम देंगे। जो ईरान से बात सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि बाबुल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दोनों के लिए हमारा एक ही कमांड रूम है। अगर कोई और फुलिश मिस्टेक अमेरिका की जानिब से की गई और इजराइल की जानिब से की गई तो फ्लो ऑफ द एनर्जी टू एंड ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी का फ्लो और ग्लोबल ट्रेड ये हम रोक देंगे। सिंगल सिग्नल, सिर्फ एक इशारा और दुनिया का एनर्जी भी रुक जाएगी और दुनिया की सप्लाई और ट्रेड भी रुक जाएगी। यूनाइटेड स्टेट जिसने अब हमसे बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं, अब ये आगे चलकर ये भी सबक सीखेगा कि जियोग्राफी की क्या पावर होती है। और आखिर में जो उन्होंने बात की, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा इन्होंने हिस्ट्री को डिस्कस किया है। इन्होंने कहा कि जब तुम्हारे एंसेस्टर्स एंग्लो सैक्सन्स सर्चिंग फॉर फायर इन केव्स, जब वो गारों के अंदर थे, तो डेरियस द ग्रेट वाज लिंकिंग मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, यानी वो अपने एक बादशाह का जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त भी हम एक सिविलाइजेशन थे और हमारी ये अजमत थी कि, और जब तुम जो है वो गारों में उस वक्त हुआ करते थे। असल में ये जो एंग्लो सैक्सन्स है ये ये इस रिलेटेड है कि जो भी इस वक्त इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं, बरतानिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सो ऑन, इंग्लिश स्पीकिंग, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो ट्राइब्स हैं, वो आए थे जहां पर आज नॉर्थ जर्मनी है, डेनमार्क है, वहां से आए थे। इन्होंने 5वीं सदी में कहीं जाकर बरतानिया को आबाद किया, फिर बरतानिया ही से लोग अमेरिका गए, बरतानिया ही से लोग ऑस्ट्रेलिया गए। तो इनको एक एंग्लो सैक्सन टर्म इनको इनके पूरे उसको रेफर जो वो की जाती है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस एक अलग सिविलाइजेशन है, ठीक है ना, लेकिन ये यानी बरतानिया 5वीं सदी में यहां से ट्राइब्स उठकर जब वो यहां पर आ रहे हैं, और फिर बरतानिया ही से आपको पता है कि आगे लोग अमेरिका भी गए और ऑस्ट्रेलिया में भी आबाद हुए, सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब तुम गारों में थे तो हम उस वक्त भी ग्रेट थे। तो अब इसमें आप देखें कि ईरान जो है वो एज अ सिविलाइजेशन खड़ा हो रहा है कि भाई हम यहां पर हजारों साल से हैं और तुम जो मर्जी कर लो। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम हर ब्रिज को और हर बिल्डिंग को पहले से ज्यादा खूबसूरत और पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जो चीज नहीं बनाई जा सकती वो अमेरिका की शैटर्ड रेपुटेशन है, ये दोबारा नहीं बनाई जा सकेगी। सो एक और बड़ा वाकया हुआ है, नेदरलैंड के अंदर एक इजरायली इंस्टीट्यूट है, उसके गेट के ऊपर धमाका हुआ है। अच्छा, ये अजब वाकयात हैं जो यूरोप में और इधर उधर हो रहे हैं, इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं होती। ये बिल्डिंग भी खाली थी इस मौके पर धमाके के टाइम, ये गेट पर धमाका हुआ, इससे पहले भी वाकयात हुए, आपको याद होगा, वो गेट ही पर धमाके होते हैं, कोई कैजुअलिटी भी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद पता भी नहीं चलता कि ये धमाका करने वाले थे कौन, ना वो पकड़े जाते हैं ना कोई इन्वेस्टिगेशन सामने आती है।
नेदरलैंड में ही एक इन्हीं का स्कूल था, वहां पर उसके गेट के बाहर धमाका हुआ, अभी तक नहीं पता चला कि क्या हुआ। इसी तरह अमेरिकी कॉन्सुलेट्स के बाहर कुछ धमाके हुए। ये बड़े पुरस्कार वाकयात हैं जो हो रहे हैं। उधर जो है वो वाशिंगटन में एक प्रोफेसर को जो है वो निकाल दिया गया है सिर्फ इसलिए कि उसने ट्रंप के ऊपर तनकीद की गई, ये जंग जो है वो यानी इस जंग के ऊपर क्रिटिसाइज किया। तो ये देखें, ये अमेरिका को कमज़ोर करने वाली बात है। अमेरिका में ये रिवायत नहीं है कि इस तरह से लोगों को निकाला जाए और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को निकाला जाए। अगर अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है तो वो अपनी इन सिस्टम्स की वजह से और इन आज़ादियों की वजह से है। ये नहीं चलेगा, अमेरिका में लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बरतानिया में रशिया के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है कि बरतानिया इस जंग में बरह रास्त पार्टिसिपेंट है चूंकि इसने बेसिस दे रखी। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बरतानिया में रशियन एम्बेसडर, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि बरतानिया बरह रास्त पार्टिसिपेंट है इस वॉर में चूंकि ये बेसिस दे रहा है और अपनी एयर स्पेस दे रहा है बरह रास्त। तो भाई यही बात तो गल्फ के हवाले से फिर सादिक होती है ना। गैलेंट ने कहा है कि इंटेलिजेंस गैप्स हैं हमारे हिजबुल्लाह के हवाले से और हम उसको जब रोक नहीं पा रहे हैं और हमारे इंटेलिजेंस हम उसको सही असेस नहीं कर सके कि हिजबुल्लाह की क्या ताकत है। सो हिजबुल्लाह ने सफ़ेद में और बाकी डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट ऑपरेशन जो वो किए हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की। ट्रंप अब क्या करता है और अगर ये इस तरफ जाता है तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया की पुरअमन फोर्सेस सामने आए, गल्फ अपने आप को बचाए। किसी मुल्क की डिस्टेबलाइजेशन किसी के हक में नहीं है, ना उसका कोई ख्वाहिशमंद है। इसलिए आप देखें, पाकिस्तान उसकी बहुत कोशिश कर रहा है कि इस जंग को रुकवाया जा सके। ये एक ला हासिल जंग है, ये एक गैर ज़रूरी जंग है, ये अमेरिकी मफादात की जंग नहीं है। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, ईरान इतना केपेबल ही नहीं है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जब आप जंग छेड़ेंगे तो फिर किस्सा कोई और होगा। हर लिहाज से अमेरिका की जंग नहीं बनती थी, किसी 1% अंदाज में भी ये अमेरिका की जंग बनती ही नहीं थी। ईरान को बाकी तरीकों से हैंडल किया जा रहा था और किया जा सकता था, बट जरूरत इस अमर की है कि दुनिया की पुरअमन फोर्सेज आगे आएं और इस मसले को हल करवाएं। किसी का इसमें कोई फायदा नहीं है और बिला वजह दुनिया के लोग इसकी प्राइस पे कर रहे हैं और मजीद करेंगे खुदा न खास्ता अगर जंग आगे बढ़ी। चूंकि जो एनर्जी और क्राइसिस आएगा, एनर्जी क्राइसिस से फिर सारा कुछ जुड़ा हुआ है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। हमने राय से लगा करें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।